हेलो एवरीवन। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी कि करंट का मैग्नेटिक बिहेवियर हम लोग देखेंगे, यानी कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेट। तो मैग्नेट बेसिकली है क्या चीज़? मैग्नेट इज अ सब्सटेंस, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है, उसको हम मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे फिलहाल हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, यानी कि करंट कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। तो उससे पहले हम ये जान लें कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड एक टर्म है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? किसी भी मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस जिसमें कोई दूसरे किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस, यानी कि उसके अराउंड जो भी स्पेस है, ठीक है, जिसमें कोई अदर सब्सटेंसेस, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक निकेल, कोबाल्ट जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट। अगर इसकी डेफिनेशन देखें मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? स्पेस अराउंड द मैग्नेट, स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, स्पेस अराउंड द मैग्नेट within which it can attract small pieces of iron, nickel, कोबाल्ट एक्सेट्रा। ठीक है, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें कि वो स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन और आयरन निकल कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो इंट्रैक्शन है किसी भी सब्सटेंसेस की, यानी कि बेसिकली अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक इंट्रैक्शन होता है चार्जेस के मोशन की वजह से डेवलप होता है। तो इन इंट्रैक्शंस को समझने के लिए यानी कि दो स्टेज प्रोसेस होता है, यानी कि वो दो स्टेज क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इंट्रैक्शन एज टू स्टेज प्रोसेस, इंट्रैक्शन between moving charge can be explained by two-stage process। फर्स्ट प्रोसेस इसका ये है कि a moving charge on a current setup, a moving charge on current setup, a moving charge or current setup, a magnetic field, set up a magnetic field around, set up a magnetic field in the space surrounding it, यानी उसके चारों तरफ का जो भी स्पेस है उस सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करता है। एक प्रोसेस तो आपका ये हो गया। दूसरा क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स the magnetic field, the magnetic field exerts a force, magnetic field exerts a force
on a moving charges, on a moving charges, magnetic field exerts a force on a moving charges or current in the field, or current in the field. ये दो प्रोसेसेस होते हैं। इनकी सबसे पहला प्रोसेस आपका क्या है, कोई भी मैग्नेट है उसके चारों तरफ का जो भी इंट्रैक्शन है, यानी कि उस इंट्रैक्शन को समझने के लिए हम दो प्रोसेस समझ सकते हैं। यानी कि कोई भी मूविंग चार्ज है या करंट है, सेटअप करता है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो भी सराउंडिंग है उस सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप करता है। या तो एक प्रोसेस ये हो सकता है, दूसरा प्रोसेस ये हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा वो क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगा, उसके चारों तरफ की सोली सराउंडिंग में जो कोई भी अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो उस पर, या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई करंट है, ठीक है, तो उसके जो है वो क्या करेगा, फोर्स का एक्सर्शन करेगा, यानी कि फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये बेसिक इसमें आइडियाज है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और मैग्नेटिक फील्ड का डेवलपमेंट किस तरह से हो सकता है या क्या उसका इंट्रैक्शन होगा, उस इंट्रैक्शन की कौन कौन से दो प्रोसेस इन्वॉल्व है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट है, यानी कि इसको ऑब्जर्व करने के लिए भाई कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता ही है, इस बात का क्या प्रूफ है। तो इसके लिए ओरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया ये देखने के लिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ वो मैग्नेटिक फील्ड होता भी है कि नहीं होता, और अगर होता है तो उसका क्या बिहेवियर होता है, क्या नेचर होता है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए ओरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने क्या किया था, एक मैग्नेटिक नीडल लिया, क्या लिया, एक मैग्नेटिक नीडल लिया, और इस नीडल को एक स्टैंड पर रख दिया। एक स्टैंड पर उन्होंने इस नीडल को रख दिया, इसको थोड़ा सा ऑफ करना। अब उन्होंने क्या किया, ये आपका क्या है, नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल, इस तरह से अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद एक वायर लिया जो इन दोनों के नॉर्थ साउथ के पैरेलल एक वायर है, दैट इज, इसको हमने कर दिया ए बी। इस वायर को उन्होंने क्या किया, एक सर्किट में यानी किसके साथ सेल लगा दिया, साथ में प्लग की लगा दिया और इसको कनेक्ट कर दिया। जैसे ही यहाँ से की ऑन किया, दिस इज द प्लस दिस इज माइनस, तो इसमें क्या हो गया कि ए से बी तक करंट इसमें सेटअप हो गया, ठीक है। तो अगर हम देखें डायरेक्शन साइन से, अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन हमारा नॉर्थ है, ये वाला पोर्शन साउथ है, ठीक है। दिस पोर्शन विल बी ईस्ट एंड दिस विल बी वेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने क्या देखा कि इसके बेसिस पे उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन लिया, यानी कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें, ऑब्जर्वेशन क्या ऑब्जर्वेशन था ओरेस्टेड का, ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, व्हेन करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर AB is above the magnetic needle, magnetic needle। अगर मैग्नेटिक नीडल के ऊपर रखा हुआ था तो उस केस में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, फर्स्ट नीडल डिफ्लेक्ट्स towards west
यानी कि जो निडल है वो ऊपर की तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। इफ करंट इज फ्लोइंग ए टू बी, ए से बी की तरफ अगर करंट फ्लो हो रहा है तो निडल वेस्ट के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है। दूसरी चीज, निडल डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स ईस्ट इफ करंट इज फ्लोइंग बी टू ए। यानी कि उन्होंने डायरेक्शन को अगर रिवर्स कर दिया और सेम कंडीशन रखी तो करंट जो है, अगर हमने इधर से इधर फ्लो किया तो ये निडल जो है पहले केस में तो इधर डिफ्लेक्ट हो रही थी, अब जो है इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होने शुरू हुए, कि ईस्ट की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई। तो एक केस ये हुआ। दूसरा केस इन्होंने क्या देखा ऑब्जर्वेशन का, इन्होंने व्हेन करंट कैरिंग वायर AB is below the magnetic needle। उस केस में इन्होंने क्या पाया कि अगर निडल जो है, यानी कि अगर A से B तक करंट फ्लो हो रहा है तो निडल में जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा। और अगर B से A तक का है तो उस केस में निडल में जो डिफ्लेक्शन है वो वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस केस में उन्होंने क्या देखा कि निडल, सेम सिचुएशन अगर रखा गया है तो निडल डिफ्लेक्ट्स, यहाँ पे निडल की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक निडल की बात कर रहे हैं। ठीक है, निडल डिफ्लेक्ट्स towards east if current is flowing A to B। और दूसरा केस इन्होंने क्या पाया कि निडल डिफ्लेक्ट्स towards west if current is flowing B to A। B से A की तरफ करंट अगर फ्लो हो रहा है तो निडल जो है आपका वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट, यानी कि इधर की तरफ जो है डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये दो ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा। उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, कंक्लूजन निकाला। और उनका जो कंक्लूजन था वो ये था कि जो है कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यानी कि अगर इसके कंक्लूजन की बात करें, यानी कि कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन हो जाएगा अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ करंट कैरिंग कंडक्टर produces magnetic field around it। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट है आपका एम्पियर्स स्विमिंग रूल, यानी कि इसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ध्यान रखिए, यहाँ पे हम जो भी निडल डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं, नॉर्थ पोल ऑफ द निडल। ठीक है, यानी कि निडल का नॉर्थ पोल जो भी है डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसी तरह से इस डिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम एम्पियर्स रूल देखते हैं, यानी कि डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। वो क्या है, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर्स स्विमिंग रूल क्या होता है, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए
यूज़ किया जाता है, यानी कि जो भी डायरेक्शन है। एम्पियर स्विमिंग रूल है क्या चीज़, समझ लीजिए। सपोज करिए कि कोई भी पर्सन है, एक पर्सन है वो इस तरह से स्विमिंग कर रहा है, ठीक है, इस तरह से स्विमिंग कर रहा है, जैसे उसका जो हेड है वो टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में अगर उसका हेड स्विम कर रहा है, यानी कि इस तरह से अगर वो स्विमिंग कर रहा है, तो हमेशा जो इसका नॉर्थ पोल होगा, ये इसका क्या है, लेफ्ट हैंड एंड दिस इज राइट हैंड, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि यानी कि जो नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक नीडल का, वो किधर की तरफ, उसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, यानी कि अगर कुछ इस तरह से स्विम हो रहा है, जैसे कि अगर करंट का डायरेक्शन इस तरह से है, तो नॉर्थ पोल में उसके लेफ्ट हैंड की तरफ जो है डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। इसमें लिख लिया, इमेजिन अ मैन स्विमिंग अलोंग, इमेजिन अ मैन swimming along, imagine a man swimming along the wire in the direction of, swimming along the wire in the direction of, in the direction of current, in the direction of current with the magnetic, in the direction of current with the magnetic, या with his face, ऐसे लिख लीजिए, with his face towards north pole of magnetic needle, north pole of the magnetic needle, ठीक है। then the north pole of the needle, then the north pole of the needle will deflect towards his लेफ्ट हैंड, यानी उसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, यानी कि जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा है, यानी कि जो डिफ्लेक्शन होगा वो इधर की तरफ हो जाएगा, क्लियर। यही आपका एम्पियर्स स्विमिंग रूल है, नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बायोट-सेवर्ट्स लॉ। बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ का हम देखें कि अगर कोई एक करंट एलिमेंट है, मान लीजिए कि कोई करंट एलिमेंट है, ठीक है, करंट एलिमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा कि अगर इस करंट एलिमेंट है तो जाहिर सी बात है इसमें कोई करंट आई अगर फ्लो कर रहा है, यहाँ पे हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, दैट इज आई डी एल, ठीक है। तो आई डी एल एंटी डी एल वेक्टर हम ले सकते हैं चाहे तो, ठीक। यहाँ से किसी पॉइंट पी पर अगर हम देखें, यहाँ से पॉइंट पी अगर हमने ले लिया, यहाँ पर मान लीजिए क्रॉस से दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और इस करंट एलिमेंट से जो इसकी डिस्टेंस जो एंगल फॉर्म कर रहा है दैट इज थीटा, और यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है दिस इज आर, ठीक है। तो उस केस में यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर होगी दैट इज डी बी, यानी कि इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसको फाइंड करने के लिए बायोट-सेवर्ट्स ने एक अपना जो है कॉन्सेप्ट दिया था, लॉ दिया था, जिसको हम बायोट-सेवर्ट्स लॉ कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट
सेवर्ट्स लॉ, बायोट एंड सेवर्ट्स को साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर के ये लॉ निकाला था, कंक्लूजन्स निकाला था। अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट्स लॉ द मैग्नेटिक फील्ड due to a current element due to a current element at point P is such that is dB is directly proportional to, फर्स्ट पार्ट इसका था करंट I फर्स्ट एंड सेकेंड dB is directly proportional to I, और उसके बाद से साथ में dB is directly proportional to the करंट एलिमेंट dl, एंड थर्ड पॉइंट था dB is directly proportional to sin theta, एंड फोर्थ पॉइंट इनका था कि dB is inversely proportional to स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P फ्रॉम करंट एलिमेंट। ठीक है, अगर हम इनको कंबाइन करें, दिस सिंप्लाइज dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin theta अपॉन r स्क्वायर। This implies dB is equal to k I dl sin theta अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ पे इस k की वैल्यू क्या होती है, k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। k की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसकी वैल्यू हो जाती है 10 to the power -7। इसकी वैल्यू 10 to the power -7। ठीक है, अगर इसकी यूनिट लिखें तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला। तो यहाँ से इसकी वैल्यू ये हो जाती है। इसका मतलब जो आपका फार्मूला हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, जो कि dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin theta अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द बायोट सेवर्ट्स लॉ। यानी कि जो ये स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, ये स्टेटमेंट क्या है, बायोट सेवर्ट्स लॉ का है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज dB वेक्टर के फॉर्म में अगर हम लेंगे इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I क्रॉस dl अपॉन r स्क्वायर। I क्रॉस dl वेक्टर अपॉन r स्क्वायर, या फिर सीधे सीधे इसको हम वेक्टर के फॉर्म में चाहे तो लिखें, यहाँ पे मैं यूनिट वेक्टर लगाना था, क्या है यहाँ पे सीधे क्या है आपका, तो dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, यानी कि वेक्टर के फॉर्म में। और जो डायरेक्शन होगा इसका, अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, dl और r के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यानी कि इसके डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड स्क्रू रूल यूज कर सकते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल से हम इसका डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB विल बी गिवन बाय स्क्रू रूल। डायरेक्शन ऑफ dB, इसके अगर हम डायरेक्ट मैग्नीट्यूड तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन हमें निकालना है, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ dB इज डायरेक्शन
DB is the direction, DB का जो डायरेक्शन होगा वो किसके DL और R के क्रॉस के बीच में इज the direction of DB is the direction of the vector DL cross R, ठीक है, and it is given by right hand screw rule। राइट हैंड स्क्रू रूल होता है, क्या चीज़ है ये देख लीजिए। यहाँ पे हम राइट हैंड स्क्रू रूल की बात करते हैं तो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है कि अगर आप कोई एक स्क्रू ले लें, राइट हैंड स्क्रू, इसके थ्रेड्स हैं, ठीक है, और ये आपका इधर की तरफ दिस इज द स्क्रू। तो राइट हैंड स्क्रू रूल कहता है यानी कि इफ यू प्लेस द स्क्रू एट पॉइंट P परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि ये जो प्लेन ऑफ पेपर है इस पर अगर हम इस पे स्क्रू को ऐसे प्लेस कर दें, ठीक है, दिस इज द पॉइंट P, इस तरह से अगर प्लेस कर दिया जाए, ठीक है, एंड टर्न इट फ्रॉम DL टू R, यानी कि जो आपका इसको हम टर्न करें, मान लीजिए हमारा इधर की तरफ क्या है DL है और इधर की तरफ क्या है R है, इसको अगर हम टर्न करें स्क्रू को कुछ इस तरह से अगर हम रोटेट करते हैं, ठीक है, DL से R की तरफ अगर रोटेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आगे की तरफ बढ़ेगा, एडवांस होगा, ठीक है, तो आगे की तरफ अगर ये एडवांस होगा दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी कि ये करंट के डायरेक्शन को बताएगा, और दूसरा जो आपका ये रोटेशन हो रहा है वो क्या जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इस तरह से ये जो रोटेशन है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगा। देन द डायरेक्शन इन विच द स्क्रू एडवांसेस इज द डायरेक्शन DB, ठीक है। तो सिंपली जिस डायरेक्शन में अगर ये एडवांस हो रहा है, मूव कर रहा है, अगर यहाँ ये करंट का हम ले लेते हैं तो इस डायरेक्शन में अगर ये एडवांस हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज द DB। इसको अगर आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इफ वी प्लेस अ राइट हैंडेड स्क्रू, इफ वी प्लेस अ राइट हैंडेड screw in at point P in a plane of paper, इन अ प्लेन ऑफ पेपर, जैसे मतलब प्लेन ऑफ पेपर की तरफ जैसे ही इसको स्क्रू को मूव करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो अंदर की तरफ जा रहा होगा, तो अंदर की तरफ जा रहा है तो उसको हम बाहर से क्रॉस की तरफ डिनोट करेंगे, और अगर वो बाहर की तरफ आ रहा होगा तो वो हम उसको डॉट से इंडिकेट करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर इन अ प्लेन पॉइंट P इन अ प्लेन ऑफ पेपर, या ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट P in perpendicular to plane of paper, perpendicular to the plane of paper, and turn its handle and turn its handle and turn its handle from DL to R, from DL to R, DL से R की तरफ इसके हैंडल को अगर हम टर्न करें, जैसे कि मान लीजिए ये अगर आपका
DL है और R इधर की तरफ है। इसके हैंडल को हम ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ ऐसे मूव करते हुए, एडवांस होते हुए अंदर की तरफ जा रहा होगा। उस केस में देन द डायरेक्शन इन विच स्क्रू then the direction in which screw advances gives the direction of dB। जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है तो वह डायरेक्शन किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड dB का होगा। ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ dB इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड it is denoted by क्रॉस, यानी कि क्रॉस से डिनोट कर सकते हैं, मतलब कि अंदर की तरफ। अगर वही चीज बाहर की तरफ आ रहा होता तो हम उसको डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसके SI यूनिट की बात करें, दैट इज SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी की SI यूनिट क्या होगी, टेस्ला। इसकी SI यूनिट क्या होगी है, टेस्ला। अब इसकी हमने क्या देखा था, अगर हम इसकी डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो इसका डायमेंशन क्या होगा, देख लीजिए, डायमेंशन ऑफ dB, या dB का मतलब स्मॉल है, B इज द मैग्नेटिक फील्ड। B का डायमेंशन क्या हो जाएगा, IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर का, और यहाँ पर K हो जाएगा इसके डायमेंशन के इक्वल होगा। ठीक है, तो इनका जो भी डायमेंशन आएगा, तो यहाँ पे देखिए ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये भी आपका क्या है डायमेंशन, इसकी डायमेंशन होगी, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन होगी, और यहाँ पर आपका K बेसिकली यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 तो म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है, इसलिए उसके डायमेंशंस का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो यहाँ से आप जो है इसका डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर स्पेशल केसेस की बात करें, स्पेशल केस, if theta is equal to 0 degree, this implies dB is equal to 0, मतलब कि उस केस में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आइडियल साइन थीटा 0 यानी कि dB जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा केस क्या है, if theta is equal to 90 degree, this implies dB is equal to K IDL upon R square and this will be the maximum, ये मैक्सिमम वैल्यू वहाँ पे आपको मिलेगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 रखोगे तो साइन 90 क्या होती है 1, यहाँ से इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसकी डायमेंशन को सॉल्व करेंगे तो इसकी जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी, MT - 2 A - 4। ठीक है, ये स्पेशल केसेस है। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। ठीक है, इसके आगे की पार्ट्स यानी आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।